मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द दुर्गा इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस। आज हम वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ाएंगे। आज हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला होगा पोजीशन वेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। दूसरा पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे तो हर बार कम से कम 2 सवाल तो रह ही जाता है, इसलिए आप इसको अच्छा से पढ़ लें। इसे कहते हैं दिक कोसाइन। तो आज हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्या समझना पड़े, आप लोग जानते होंगे कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कैसे पाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई होता है। ये है जो बोर्ड के प्लेन में है, और जेड एक्सिस ये बाहर की ओर होता है। लेकिन हम बाहर की ओर ऐसे लाइन खींच नहीं सकते हैं बोर्ड पे, इसलिए इसको इधर दिखाते हैं। लेकिन ये जेड है किधर, इधर परपेंडिकुलर, जस्ट बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर। अब हमें एक पॉइंट लेना है, पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है वाई एक्स वाई जेड। एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट पी लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। और ये है ओरिजिन 0 0 0, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि ये पॉइंट, पहले इस पॉइंट के बारे में समझते हैं कि है क्या, ये कैसे है। जैसे ये एक्स है, ये वाई बोर्ड के प्लेन में है, तो जेड क्या है, इसके परपेंडिकुलर। अभी जो पी है ना, पी है जो ऐसे है, बोर्ड पे चिपका हुआ नहीं है, ये हवा में है। जैसे ये हवा में है, ये मेरा जो ब्लैक पेन है ये हवा में है ऐसे, क्योंकि ये तो ऐसे अगर लाइन देखने से लग रहा है कि बोर्ड पे चिपका हुआ है ये पॉइंट, ये लाइन, लेकिन चिपका हुआ नहीं है, इससे कुछ एंगल बना के गया हुआ है। तो फिर अब हम डिफाइन करते हैं। अब आपको बस इतना समझना है कि इसमें एक्स वाई जेड 3 होंगे। अगर ये चिपका हुआ रहता तो जेड का वैल्यू यहाँ 0 हो जाता। तो ये अगर ये चिपका हुआ होता, जैसे मान लेते हैं अगर चिपका देते हैं तो केवल एक्स वाई रहता, क्योंकि इस प्लेन में है। लेकिन हम अभी एक्स वाई जेड ले रहे हैं, मतलब ये हवा में है, इस तरह से हवा में है। अब हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले तो और एक चीज समझ लेते हैं, पोजीशन वेक्टर थोड़ा बाद में देखते हैं, कि ये कोऑर्डिनेट है और ये हवा में है। तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, ये थोड़ा पकड़ने में बन जाए। हाँ, अब देखिए एक कोऑर्डिनेट बन रहा है किसके साथ, ये एक एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में। ये देखो, ये एक्स एक्सिस और ये स्पेन के बीच में एक एंगल बन रहा है ना। ये वाई एक्सिस और इस पेन के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये फिर ये पेन के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स के साथ इस पेन का जो इस पॉइंट जो हम पी लिए हैं, उसी को हम ये दिखा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ पेन के साथ जो एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे गामा कहते हैं। तो हम इस कोऑर्डिनेट में कैसे दिखाएंगे कि ये जो पी पॉइंट है ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाई पॉइंट है, ये जो पी ओपी जो लाइन है एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ये ओपी जो लाइन है वो वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। और ये जो जेड है, जो जेड इधर है, लेकिन हम दिखाएंगे कि जेड जो है ये गामा एंगल बना रहा है। अब हम ये कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर दिए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है फिर, पोजीशन वेक्टर होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होगा, जब कोई भी पॉइंट का, जैसे इस वेक्टर को क्या आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक वेक्टर ही बनेगा ना, ओपी एक वेक्टर बनेगा, जिसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। अगर आपको वेक्टर बनाना है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको वेक्टर ओपी लिखना है, जिसे हम आर भी लिखे हैं।
इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको आर पूछ देगा ये डायरेक्ट, इसे ऐसे ही माना ही गया है कि इसे आर ही माने, आप पोजीशन वेक्टर है ना, इसे आप आर माने, इसे आर लिख सकते हैं। तो आप बताएं कि ओपी का वैल्यू, ओपी जो वेक्टर होगा उसका हम कैसे, कल हम सीखे थे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस में करेंगे, माइनस क्या है इनिशियल, इनिशियल क्या वैल्यू है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये 0 एक्स में से 0 घटेगा क्या बचेगा एक्स, मतलब आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आर जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया रहे, जैसे जैसे अगर पॉइंट दे दिया रहे 1 2 3, पूछ दे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट जैसे P पॉइंट है 1 2 3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जरूर पूछ रहा है कि O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका वेक्टर क्या होगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 घटाएंगे क्योंकि फाइनल तो ये है, 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बस आई जे के कैप लगा देना है। ये जो लिखा हुआ है ना ये पॉइंट, उसमें आई जे के कैप लगा देना है। आई 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इस पॉइंट का। ऐसे ही आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकाले, ये को पॉइंट दे देगा और पूछेगा इसका पोजीशन वेक्टर निकाले। तो हम आ रहे थे कि जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस पी पॉइंट का जो इसमें है वो एक्स आई प्लस, अगर एक्स वाई जेड पॉइंट है तो उसमें वाई आई कैप वाई कैप वाई जे और के लगा देंगे। अगर इसका परिमाण पूछ ले, जो आपको हम कल बताए थे परिमाण निकालने के लिए, कल सीख चुके हैं, आज नहीं बताएंगे, क्या होगा इसका आई का प्रोडक्ट जे का प्रोडक्ट प्लस जेड का प्रोडक्ट का स्क्वायर, या इसका परिमाण निकल जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए, मतलब स्थिति सदिश हम लोग पढ़ लिए, क्या स्थिति सदिश कि अगर पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट P एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो पोजीशन जो वेक्टर होगा जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको जानना पोजीशन वेक्टर में। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन जिसका हिंदी होता है दिक, लिखा हुआ है दिक कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये जो अल्फा बीटा और गामा जो एंगल बना हुआ है ना, अल्फा किसके साथ बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ बना हुआ है वाई एक्सिस के साथ, गामा किसके साथ बना हुआ है जेड एक्सिस के साथ। ये जो अल्फा बीटा गामा बना हुआ है उसको, उस अल्फा बीटा गामा एंगल को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। मतलब क्या कहेंगे, दिक कोण, दिक कोण जो अल्फा बीटा गामा है उसको दिक कोण कहते हैं। अब अगर कोसाइन लेना है इस अल्फा बीटा गामा को दिक कोण कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अल्फा एक्स एक्सिस हमेशा, अल्फा एक्स अगर अल्फा लिख दिया तो आपको समझ जाना है कि वो एक्स एक्सिस से उसका एंगल है, बीटा लिख देगा मतलब वाई एक्सिस से एंगल है, और गामा लिख देगा मतलब जेड एक्सिस से एंगल है। अब अल्फा बीटा गामा क्यों क्या कहते हैं डायरेक्शन एंगल। अगर कोसाइन निकालना होता है, उस किसी भी एंगल दिया हुआ उसका कोसाइन बोल रहा है, इसका मतलब क्या है उसका कॉस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन फिर क्या हो जाएगा, मतलब है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको क्या कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, बस उस जो एंगल को डायरेक्शन एंगल था उसका कॉस ले लिए। कोसाइन टर्म इसीलिए तो आया है, ये जो कोसाइन टर्म आया इसका मतलब है इस एंगल का कॉस लेना है, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ये दिक कोसाइन, डायरेक्शन मतलब दिक, कोसाइन का कोसाइन ही रहेगा, इसका तो हिंदी होता नहीं है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या करना है आपको, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल एम एन से। इसके क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एम एन से। क्या स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मैं मिटा के इधर लिख रहा हूं फिर से।
और मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ जो पी बनाएगा एंगल वो अल्फा होगा, वाई एक्सिस के साथ बीटा होगा और जेड एक्सिस के साथ गामा होगा। और ये डिस्टेंस अगर पी से लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा वाई, ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स, और जेड इधर होगा। अब आपको निकालना है और आपको एक चीज जानना है, क्या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है आपको पहले बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इससे लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। इसको एल या तो कॉस अल्फा लिखें, कॉस बीटा या तो एम लिखें, कॉस गामा या तो एन लिखें। बस इसका लिखने का तरीका है, कॉस अल्फा बहुत लंबा लिखने में हो रहा होगा, इसको एल लिख दिया छोटा टर्म में, कॉस बीटा को एम लिखते हैं, कॉस गामा को एन लिखते हैं। तो पहले कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस अल्फा मतलब एल, कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो कॉस अल्फा ये आपको याद है आर वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर होगा। तो कॉस अल्फा निकालें, कॉस अल्फा क्या होता है बेस बटे बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है एक्स, एक्स बटे मॉड आर। कॉस बीटा निकालें, कॉस बीटा मतलब एम निकाल रहे हैं आप, ये क्या होगा देखिए कॉस बीटा क्या होगा फिर से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है वाई, वाई बटे मॉड आर। इसी तरह से कॉस गामा क्या होगा एन बराबर कॉस गामा बराबर जेड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जेड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि आपको एक चीज हम प्रूफ कर रहे हैं कि एल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये हमें कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ये आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम एन जो रिप्रेजेंट किए हैं उसका अगर स्क्वायर करके समेशन करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि एल एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल का वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब क्या एक्स बटे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा मतलब वाई स्क्वायर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये आर है क्या, आर तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होता है एक्चुअली, पढ़ने का आदत हो गया है ये, अगर खड़ी पाई लगाते हैं तो मोड पढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मोड मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, ऊपर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू हम क्या ला चुके हैं, इसका वैल्यू ला चुके हैं नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, ये कट जाएगा मतलब बचेगा कितना 1। तो हम ये प्रूफ करके दिखा दिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। और ये आपको इतना प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको बस ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये कि जो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर से मिटाना पड़ेगा मेरे को, मिटा देते हैं। तो यहां पे क्या जाने कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब यहां से अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर यहां से लिखें जैसे क्या लिखा हुआ है एल बराबर एक्स बटे मोड आर, एम बराबर वाई बटे मोड आर और एन बराबर जेड बटे मोड आर। अब क्या x बराबर यहां से क्या हो जाएगा x बराबर एल आर, y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर क्या m से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू मोड आर।
आर को, आप मोड को आर ही डायरेक्ट लिखें, जेड बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू आर। मतलब जो ये पॉइंट दिया हुआ है आप उसको एक्स वाई जेड जो पॉइंट दिया हुआ है उसे आप लिख सकते हैं क्या, एल आर एम आर एन आर, और इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसको अगर एल आर के टर्म में एल आर और एम आर के एन आर के प्रोडक्ट के टर्म में अगर लिख दिया जाए, इसको कहते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नहीं, इसके डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, जिसे हिंदी होता है दिक् अनुपात। इसको कहते हैं क्या, दिक् अनुपात। इसे तो इस एल आर एम आर एन आर को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। इसे लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ए से, इसको बी से और इसको सी से। एल आर एम आर एन आर को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, बस इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एल आर को हम ए लिख देते हैं, एम आर को बी लिख देते हैं और एन आर को सी लिख देते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ए बराबर एल आर है, बी बराबर एम आर है, सी बराबर एन आर है। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब हम ये अब खत्म हो जाता है पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन में, हम लोग इतना ही पढ़ना था, इतना ही जानना होता है। उसके बाद हम अब आते हैं प्रीवियस ईयर पे, जो 2020 से लेकर 2015 तक। तो मैंने 2016 से लेकर 2020 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में, वो मैंने एक बार बोर्ड पे लिख चुका हूँ और मैं आपको धीरे धीरे इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो है पोजीशन वेक्टर पे क्वेश्चन आया था, क्या कि यदि ओ ए बराबर इतना है, ओ बी बराबर इतना है, इसका मतलब क्या है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर जब भी बोले तो इसका मतलब सोचना है कि ओ के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट का, ओ के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट का पी का, मतलब कोई भी पॉइंट पी है उसका वेक्टर। तो क्या करना है, अगर ये पोजीशन वेक्टर लिखना होता है क्या होता है, एक्स पोजीशन पी माइनस जीरो लिखेंगे, जीरो वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर ओपी लिखना है, ये भी यही तो ओपी है ना ओपी। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, आर, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर जीरो। अगर हमको वो वेक्टर लिखना है, वो भी वेक्टर लिखना है और वेक्टर ए पी निकालना है, वेक्टर ए पी निकालना, तो पहले इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखेंगे। और इसको और भी लिख सकते हैं क्या, कि इसमें जीरो घटा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको जीरो घटा देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको लिख सकते हैं वो भी वेक्टर माइनस वो वेक्टर, क्योंकि इसको जीरो घटा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी को क्या छोड़ेंगे, बी माइनस जीरो वेक्टर, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस ए माइनस जीरो। अगर जीरो यहाँ नहीं भी घटता ना तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस होता, जीरो जीरो कट जाता, मतलब फाइनली बी माइनस ए ही आता। मतलब जब दो वेक्टर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना है। जो वेक्टर दिया हुआ है ए बी निकालना है तो दोनों को घटा देना है। दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3i प्लस 6j प्लस 5k माइनस क्या है 2i प्लस 5j माइनस 2k। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला मिलर मिटाते हैं। अब इसका आंसर आ जाएगा, घटाने पे 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, i प्लस 6 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, i प्लस 5 में से 2, 5 यहाँ पे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 7k। क्या आ जाएगा, i प्लस जे प्लस 7k इसका आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये 2016 में पूछा हुआ, 2017 में पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन था कि दोनों को माइनस कर देना था। कोई वेक्टर जब ए बी निकालना हो तो इसको क्या करते हैं, बी माइनस ए कर देते हैं, कल भी सीखे थे, ये आज भी था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये ऊपर से मिटाते आते हैं, आप स्टॉप करके लिख सकते हैं। 2016 में क्या पूछा गया था, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या बोले थे,
फिर से पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब आर का आर वेक्टर निकालना है कि क्या होता है एक्स वाई जेड। ये देखिए 2019 में भी पूछा, 2016 में पूछा, कितना आसान पूछा है, डायरेक्ट डिफिनेशन से यहाँ से पूछ दिया। 2019 में भी 2016 में भी। क्या हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आंसर आ जाएगा इसका, कितना आसान था। स्थिति सदिश निकाले जब P एक पॉइंट P दिया हुआ है उसका डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालना है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर का हिंदी या स्थिति सदिश होता है, तो वो फिर से वही क्वेश्चन है कि एक पॉइंट दिया हुआ है इसका आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर से जो दिया हुआ है उसमें आई जे कैप लगाते हैं, 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। आई के आगे 1 है ना तो 1, इसीलिए आई प्लस 2 के आंसर, आई प्लस 2 के आंसर। ये 2000 इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखो ये कितना आसान, 2019 2016 दो बार पूछ चुका है, कितना आसान है। एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के। 2020 में ये पूछा होगा था इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाले, तो क्या करना है, जीरो की स्पीड में घटा देना है। जीरो घटेगा तो बात तो बराबर पड़ेगा ना पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर का लगभग 2016 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया था, दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। देखो 2020 में क्या पूछा गया था, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। 2019 में क्या पूछा गया था, जेड एक्सिस। 2016 में क्या पूछा, और 2017 में देखो जेड एक्सिस। 2 साल के गैप में आता है, मतलब ये कि ये जरूर बहुत ज्यादा चांसेस है। 2016 17 बस 18 में नहीं पूछा, 19 20 हर बार कोई एक्सिस से पूछ रहा है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे 1 नंबर आप जरूर ले चलाएंगे। तो आप इसको अच्छा समझे, क्या एक्सिस का निकालना है, या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस या तो जेड वाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या तो जेड एक्सिस। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस, ये अगर हम जेड लेते हैं, पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस कहने का मतलब क्या है। देखो डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का निकालते हैं, इसमें किसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे। डायरेक्शन कोसाइन जो दिक कोसाइन जो है आर वेक्टर का निकाल रहे थे, लेकिन हमें यहाँ वाई एक्सिस का निकालना है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर बोल रहा, वाई एक्सिस बोल दिया, मतलब ये यूनिट वेक्टर इधर लगा दो, क्या जे कैप, इधर आई कैप, इधर जेड के कैप। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, या तो ना लगाओ, कुछ तो होगा ना इधर कुछ तो होगा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे हमको वाई एक्सिस का निकालना है, तो वाई एक्सिस का क्या होगा भाई, वाई एक्सिस का जैसे इधर कोई वेक्टर जा रहा है, मान लो इधर आर वेक्टर जा रहा है, आर वेक्टर मान लो नहीं, जो आर वेक्टर है ये किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। अब आर एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ है, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा, मतलब ये जो है इस लाइन पे है, और ये जो है जेड एक्सिस इधर है, मतलब ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा 90 डिग्री। जो जेड एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में देखो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या बचेगा केवल, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल बराबर क्या, कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। तो एल एम आर निकालो, एल एम आर एन क्या होगा, एल एम एन आर नहीं, एल एम एन निकालो। कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है मतलब 0। एम का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, देखो बीटा एंगल क्या है ना, बीटा वाई एक्सिस से लेते हैं और वाई एक्सिस के ही ओर है ये, मतलब ये 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस गामा, देखो ये 90 डिग्री है जेड एक्सिस के साथ, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये जो एल एम एन आएगा क्या आएगा, एल एम एन जो आएगा वो 0 1 0 आएगा।
ये आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0 1 0। ये हो गया y एक्सिस की तरफ। अब हम समझ लेते हैं आगे z एक्सिस की तरफ और x एक्सिस की तरफ। तो फिर हमको इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मिटा के समझते हैं। अब हम लोग अभी निकाले किधर, y एक्सिस की तरफ। अब हम लोग निकालते हैं z एक्सिस की तरफ। z एक्सिस की तरफ ये z है, ये x है, ये y है। अब z एक्सिस की तरफ वेक्टर है, कोई वेक्टर ले लो इधर। मान लो कोई वेक्टर होगा अपना, उससे वो क्या मतलब है, कोई वेक्टर होगा चाहे नहीं होगा। इधर हम मतलब r किधर दिया हुआ है, r पक्का इधर दिया हुआ है। पहले r देखो किधर था, ये जनरल पॉइंट है, r इधर है। अब वो बोल दिया है कि r जो है z एक्सिस की तरफ है। r जब z एक्सिस की तरफ है तो ये x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो हमें एलएमएन निकालेंगे तो क्या आएगा, एलएमएन बराबर cos अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री मतलब 0। बीटा का वैल्यू m बराबर क्या है cos बीटा, बीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब 0। और ये n बराबर क्या है cos गामा, गामा का वैल्यू देखो z के डायरेक्शन में है, जिसके डायरेक्शन में होता है उसमें एंगल का वैल्यू क्या, जैसे ये अगर इस लाइन में जा रहा है और वेक्टर भी इसी में जा रहा है, इसी लाइन में, ये r वेक्टर, ये कोई लाइन है और ये r वेक्टर है, मतलब दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसलिए n का वैल्यू जो होगा cos 0 डिग्री होगा, मतलब क्या 0 0 1। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो दिक कोसाइन का जो वैल्यू आएगा 0 0 1 जेड एक्सिस की तरफ। और देख लेते हैं एक्स एक्सिस में क्या आता है। एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, लास्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्स एक्सिस मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर किधर दिया हुआ है, इधर x है, इधर y है, इधर z है, मतलब इधर दिया हुआ है। अब इधर दिया हुआ है तो y एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री है, x एक्सिस के साथ तो मतलब अल्फा बराबर कितना है 0 डिग्री, क्योंकि r भी इधर है x भी इधर है, अल्फा 0 है। बीटा कितना है, बीटा बराबर 90 है। गामा कितना, ये गामा कितना है, देखो ये गामा है ना, ये एंगल गामा है। अब ये देखो इस तरह से, ये देखो ये जो एंगल बन रहा है ना इसके साथ, ये तो एकदम परपेंडिकुलर इसके साथ है ना, मतलब 90 डिग्री है, मतलब गामा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो एलएमएन निकाले, एलएमएन मतलब क्या cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा का वैल्यू बताएं cos 0 डिग्री, cos बीटा 90 डिग्री है 90 डिग्री, cos गामा 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 1 0 0। बस ये आपको याद रखना है। अब अगर फिर भी नहीं समझ में आया तब क्या करना है, जिधर एक्सिस दिया रहेगा ना, जिस जौन सा एक्सिस में वो दिया रहेगा कि इधर निकालो, उसको केवल 1 लेना है, बाकी को 0 लेना है। जैसे ये y एक्सिस में बोला था तो y एक्सिस किधर आता है, x कोई भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए x y z लिखते हैं ना। और जब x y z लिखते हैं, अगर वो y एक्सिस के ओर बोल दे तो बाकी ये 2 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अगर z एक्सिस के ओर बोल दे मतलब ये जिधर और बोले उधर 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अगर ये x एक्सिस से बोले तो ये x एक्सिस की ओर है, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी 2 को 0 कर देना और 1 को 1 कर देना। अगर इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ तक हो चुका है। ये डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। जो एक लाइन है जो इसका पॉइंट है 135 है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है एक लाइन का 135, मतलब क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात, जो हम बताए थे क्या ए बी सी दिया हुआ है कितना 135। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले, मतलब क्या निकाले एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन बोले तो एल एम एन, डायरेक्शन रेशियो बोले, डायरेक्शन दिक अनुपात बोले तो ए बी सी सोचना है, और ये अगर डायरेक्शन कोसाइन बोले तो एल एम एन सोचना है। अब क्या है,
और हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या होता है, ए बराबर कितना होता है एल आर, लास्ट में बताए थे बी बराबर कितना होता है एम आर और सी बराबर क्या होता है एन आर। और ए बी सी पॉइंट कितना दिया हुआ है, ये है डायरेक्शन, ये क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है 135, मतलब इसको लिख दे 135 बराबर एल आर एम आर एन आर। अब यहां से इक्वल करें एक्स एल आर के बराबर कितना है, देखो 1 1 पहला वाला एक्स एक्स के साथ 1, एम आर बराबर कितना है 3, सेकेंड सेकेंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, एन आर बराबर कितना है 5। मतलब यहां से एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/r, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/r, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/r। अब ये r क्या है, आपको हम बताए थे कि r जो है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहां से। और ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 135, यही तो था, सब यही था, एक्स वाई जेड ही था, ए बी सी, और यही था एल आर एम आर, आप वीडियो देख सकते हैं लास्ट में, यही तो तीनों था। मतलब और एक्स वाई जेड दिया हुआ है क्या 1 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस जेड के कैफ, और ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 5 है ये, 5 हो जाएगा मतलब 25, मतलब कितना हो जाएगा रूट 34। और अगर ये रूट 34 हो जाएगा तो ये एल हमको क्या चाहिए था, जैसे यहां से क्या चाहिए, देखिए एल बराबर 1/r, एम बराबर 3/r, एन बराबर 5/r, हमको एल एम एन निकालना है। अगर हमें आर मिल जाए, बाकी अगर आर मिल जाए तो सब निकल जाएगा, आर यहां से मिल गया रूट 34, मतलब एल एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बराबर 1/r, मतलब 1/रूट 34, एम बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एल एम एन कैसे लिखें, एल एम एन कॉमा में करके लिखे 1/रूट 34, 25 9 34 एक 35, ये 35 होगा सॉरी, रूट 35, फिर एम बराबर क्या हो जाएगा 3/रूट 35, ये 5, ये एन बराबर क्या होगा 5/रूट 35, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, फिर से ए बी सी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखिए इसमें डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा हमें, अगर दिया रहेगा डायरेक्शन रेशियो की बात आएगा तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी और डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, मतलब क्या पूछ रहा है एल एम एन, एल एम एन ही तो पूछ रहा है ना। अब एल एम एन पूछ रहा है तो आपको क्या बताए थे कि ए बराबर क्या होता है एल आर एन, ए बी सी आपको बताए थे, ये क्या होगा एल आर एम आर एन आर, मतलब क्या एल बराबर a/r, यहां से m बराबर b/r, यहां से दोनों को इक्वल कीजिए, आपको इक्वल करके दिखा दे रहे हैं, a बराबर एल आर, तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा a/r, इसके नीचे आ जाएगा ये, तो यही तो यहाँ लिख रहे हैं m बराबर n/r, n बराबर क्या आ जाएगा c/r। और आपको पता है कि r कहाँ से निकलता है, r कहाँ से निकलता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² से। कैसे, फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी दिया हुआ ना पॉइंट P, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप सी के कैप, मतलब क्या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। तो इसको लिख सकते हैं क्या, आपको पता है इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ a², इसका मतलब होता है समेशन ऑफ a² का मतलब होता है
कि जितने टर्म इसमें हैं सबको या तो समेशन ऑफ बी स्क्वायर लिख दीजिए या तो समेशन ऑफ सी स्क्वायर लिख दीजिए, तीनों में से कोई एक टर्म लिख दीजिए। समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए स्क्वायर तो होगा, बाकी जितना भी टर्म है उतना स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखो ये सेम आ जा रहा है ना, मतलब इसको क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, ए बटे आर का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ ए स्क्वायर। एम का वैल्यू क्या होगा, बी बटे समेशन अंडर रूट समेशन ऑफ ए स्क्वायर। एन का वैल्यू क्या होगा, सी बटे समेशन ऑफ ए स्क्वायर। मतलब नीचे सेम है ए स्क्वायर सबका। अब इसमें से ऑप्शन छटना है। देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजन दिया था, एक तो ये दिया था, दूसरा ये दिया था, तीसरा ये, चौथा ये। कंफ्यूजन किस में होगा, कंफ्यूजन इसमें भी हो सकता है कि हम उसको लिख सकते हैं या तो समेशन ऑफ बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या समेशन ऑफ सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियल टर्म से लिखते हैं, इनिशियल टर्म हमेशा लेते हैं। इसलिए इसमें जो आंसर होगा, इसमें आंसर ए होगा। सेम होना चाहिए था तीनों का अलग नहीं होना चाहिए था। हो सकता है ये भी सही हो जाए, लेकिन ये रियल में सही अभी जो इस जो ऑप्शन के अनुसार सही जो है ये है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं होना चाहिए था, यहाँ सेम होना चाहिए था। इसीलिए आंसर क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन को लेने का यही मकसद था। चलो नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।